आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज एनईडी का जो राउंड 2 होने जा रहा है उसके लिए मैं आपको पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ कराऊंगा और साथ साथ जो बच्चे ई कैट देने वाले हैं, एमडी कैट देने वाले हैं, वो भी इन एमसीक्यूज़ को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो वाकई भाई आज पढ़ने में मज़ा आएगा और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ और आपको भी कहूँगा कि भाई पढ़ लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और जो क्वेश्चन मुश्किल है उन्हें हलवा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चनों को हलवा करते हैं। अच्छा, ना सिर्फ मैं एमसीक्यूज़ को सॉल्व करूंगा बल्कि ऐसा समझाऊंगा कि इस टाइप का कोई भी एमसीक्यूज़ आ जाए आप जवाब दे लोगे, तो आपने बड़ा ध्यान से मेरे साथ मिलकर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, कोई 50 के 60 करीब एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। इसका टेस्ट भी आपको ग्रुप में भेज देंगे, जो हमारे पेट बैच है उसमें इसका टेस्ट भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एमसीक्यूज़ ही आपके पास न्यूमेरिकल टाइप है तो उसे करते हैं। कह रहे हैं अ बॉल इज हाइट ऑफ 80 मीटर। समझो ये एक बिल्डिंग है आपके पास, ये आपके पास एक बिल्डिंग आ गई। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है आपके पास 80 मीटर की। पिछली बार मैं एमसीक्यूज़ करा रहा था तो वो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी हमें लिखने की, तो वो मैंने हल कर लिया। अब हमें लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। वो टाइम बताना है कि जो मैं इस बॉल को अगर फेंकूं तो ग्राउंड पर आने में, यानी ज़मीन पर आने में इस बॉल को कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी हाइट पे खड़े हुए हो, अपने दोस्त के साथ गए थे आप। ठीक है, एक हाइट पे गए थे, ऊपर से क्या करते हैं बच्चे, हाइट पे खड़े होकर कुछ ना कुछ फेंकने का दिल करता है ना। अक्सर लोग मोबाइल फेंकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये पता नहीं क्या होता है कि जब आप कभी हाइट पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार यहाँ से कुछ फेंकें, मज़ा आएगा। चले बॉल फेंक रहे हैं आप, 80 मीटर की हाइट एक अच्छी हाइट होती है। तो जब आप बॉल फेंकेंगे तो आपको ये बात पता है कि भाई स्टार्ट में आपके पास क्या होगा, टाइम t इक्वल टू 0 से शुरू होगा, और जब वो ग्राउंड पे गिरेगी तो कोई ना कोई टाइम तो होगा ना। अच्छा, एक बात याद रखना, जब आप किसी हाइट से किसी चीज़ को फेंकोगे, जब किसी हाइट से किसी चीज़ को फेंकोगे तो इनिशियली वो वेलोसिटी 0 होगी। इसको समझते हैं। देखो, मैं अभी किसी चीज़ को फेंका नहीं है, फेंकने जा रहा हूँ, इस पेन को फेंकने जा रहा हूँ, तो अभी तो इसकी वेलोसिटी 0 है ना, जब फेंकूंगा तो बढ़ेगी। अब सवाल उठता है यहाँ पे क्या यूज़ करें, तो हम यूज़ करेंगे हेयर वी यूज़ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चा खड़ा हुआ बोला सर गलत है। बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल के लिए है, ये तो हॉरिजॉन्टल के लिए है, हाइट के लिए तो है नहीं। पर हाइट के लिए ये कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप पूरी तरह सही नहीं थे। H इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। मेरे बेटा बताओ ठीक है? चलो ठीक है सर। अच्छा, हाइट क्या रखेंगे मेरे बेटे? 80 रखेंगे। वेलोसिटी क्या रखेंगे मेरे बेटे? 0 रखेंगे। ठीक है। अच्छा, g क्या? 1/2। बेटा बताओ g क्या रखेंगे? 9.8 रखेंगे। पॉजिटिव में रखेंगे नेगेटिव में रखेंगे? पॉजिटिव में रखेंगे। क्यों? क्योंकि बॉल नीचे आ रहा है, अगर बॉल ऊपर जा रहा होता तो नेगेटिव में रखते। सही है, क्लियरिटी। कुछ बच्चों ने मुझे बोला सर आप पढ़ा नहीं रहे, तो बेटा वो पढ़ा नहीं रहा था, अब पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा वाकई इंशाल्लाह। ठीक है, तो 80 हो गया, 0 हो गया। अच्छा, कैलकुलेशन में मुश्किल होगी तो 10 रख लेते हैं। कोई बुरी बात तो नहीं है ना यार, आपने मुझसे मांगे 9 रुपये, मैंने आपको दे दिए 10 रुपये, खुश होके ही जाओगे ना। ठीक है, आपने बोला था सर 2 चैप्टर पढ़ा देना, मैंने 3 पढ़ा दिए, अब खुश होके नहीं जाओगे, अब नाराज़ होके जाओगे, सर ने तो ज़्यादा पढ़ा दिया। चलो 10। टीचर को भी इंजॉय करना चाहिए पढ़ाते वक्त। समझ में आ गया? तो ये 2 है, ये 10 है, तो कितना हो जाएगा? ऑब्वियस है 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। टी का स्क्वायर हो जाएगा। टी का स्क्वायर बोला था? नहीं सर, टी का स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं बोला था। तो 80 डिवाइडेड बाई 5 कर लो। ये कुछ मेरे ख्याल से 40 आएगा। 80 डिवाइडेड बाई 5 16 आ रहा है, बल्कि 16 आएगा। टी का स्क्वायर आएगा। स्क्वायर रूट लगा लो, स्क्वायर रूट लगा लो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड आंसर आया। बिल्कुल आया सर। चेक करते हैं किधर है। ये रहा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखो कितना प्यारा प्यारा सोल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है। अब तो वो बच्चा भी पढ़ लेगा जिसको पढ़ने में दिल नहीं लग रहा था। देखो सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ए से लेके जेड,
अब मुझे उम्मीद है आप बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिमूव कर देते हैं। देखो आपके सर ने पूरा इंतज़ाम कर लिया आपको पढ़ाने का अच्छा तरीके से। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड भी लग जाएगा, तो पढ़ने में फिर फील, अभी भी फील आ रहा होगा और ज़्यादा फील आएगा। अच्छा, जेम्स चैडविक डिस्कवर इन, अच्छा ये तो याद रखने वाली चीज़ है, तो ये तो याद रखना होगा कि भाई न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन किस एक्सपेरिमेंट से जो है वो फाइंड किए गए, उनके बारे में पता चला। तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हमें पता चला था न्यूट्रॉन के बारे में। अच्छा, न्यूट्रॉन की क्या खसूसियत है? नो चार्ज, ठीक है। अच्छा, ये तो हम बच्चों को पता है। साउंड वेव आर ऑलवेज, साउंड वेव क्या होती है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा ना? चलो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, आपके मज़े कराते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। देखो आपने, ये रहा आपका स्पीकर, ये रहा आपका स्पीकर, स्पीकर से निकली साउंड वेव। अब साउंड, देखो स्पीकर के सामने पार्टिकल्स तो होंगे ना, तो पार्टिकल, वो साउंड वेव जो है, साउंड वेव कैसे क्या होती है? साउंड इज आ, राइटिंग अच्छी हो गई है मेरी वैसे, फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसी को इस बात पे कोई मसला नहीं? सर कोई मसला नहीं है, होना भी नहीं चाहिए कभी मसला। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी आएगी तो पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगी ना, इस तरह से फिर पार्टिकल आगे पीछे होंगे, डिस्प्लेस होंगे, है ना बेटा? जी सर बिल्कुल होंगे। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब देखो जहां पर पार्टिकल बहुत ज्यादा करीब है, इसे हम बोलेंगे कंप्रेशन, ठीक है। जहां पर पार्टिकल बहुत बहुत दूर है बेटा, क्या बोलेंगे? बोलेंगे रिफ्रैक्शन। थोड़ी बहुत शायद स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन उमूमन नहीं होगी, ठीक कर ली अब मैंने। तो साउंड वेव क्या हुई? लॉन्गिट्यूड स्पेलिंग देख लेते बेटा, गलती हो जाएगी वरना। अच्छा स्पेलिंग क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल, डीनल लिखा हुआ इसमें, तो क्या लिख रहे थे हम? नहीं सही, लॉन्गिट्यूडिनल सही लिखा था, उसी को दोबारा ले आते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल सही, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसको ऐसे भी बनाया जाता है, ऐसे भी बनाया जाता है, तो बेटा बिल्कुल सही है, मगर ये कैसे बनती है जरा आ जाओ कॉन्सेप्ट ले लो। अब आपकी वेव शुरू हुई है ना, देखो वेव शुरू हो रही है, ए पॉइंट से शुरू हो रही है। ए पॉइंट से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है? आपके पास यहां पर डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो फिर ये वाला रीजन आएगा। फिर आगे जा रहे हो तो क्या हो रहा है? डिस्टेंस कम हो रहा है ना। फिर आगे जा रहे हो तो क्या हो रहा है? नेगेटिव में जा रहा है। तो इस तरह से ये वेव, इसको इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये साउंड वेव ट्रांसफर वेव हो जाती है। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। समझ में आया? देखा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दिया। अच्छा अब देखो, द डिवाइस विच चेंज, बहुत पूछा जाता है यार, मतलब दिल के बड़ा करीब है ये एग्जामिनर के, ये क्वेश्चन कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज जो देखते हैं कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो बेटा, ये करंट है एसी, जिसमें पॉजिटिव साइकिल भी है, नेगेटिव साइकिल भी है। अब जब एक बल्ब है आपके पास, सही है, जरा समझना, ये सूरज बना दिया लेकिन बल्ब है। जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो आपका बल्ब क्या करेगा? देखो समझो ये बल्ब है, जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो वो हल्के हल्के जलेगा, और जब नेगेटिव तरफ की जाएगा तो बंद होगा। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव पे क्या होगा? बंद चालू होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आकर आपका बल्ब ऑन हो जाएगा, यहां पर भी ऑन होगा, मगर यहां पर आपका बल्ब ऑफ हो जाएगा, है ना, क्योंकि वोल्टेज जीरो हो जाएगा। ये टाइम है, ये वोल्टेज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव में बल्ब चालू या बंद हो रहा है ना। अब आप तो ये नहीं चाहोगे कि बल्ब चालू या बंद हो, तो अब क्या करते हैं हम? सबसे पहले इसे रेक्टिफायर से गुजारते हैं। ये एसी सिग्नल है, एसी करंट है, तो जब रेक्टिफायर से गुजारते हैं तो नेगेटिव वाला पार्ट खत्म हो जाता है, जस्ट पॉजिटिव वाला रह जाता है। फिर इसको आगे जो है वो और भी डिवाइसेस से गुजारा जाता है, जिससे आपका वोल्टेज इस तरह का आ जाता है। पहले हमें इस तरह का करना होता है कि नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करना होता है और पॉजिटिव साइकिल बनाने होते हैं। रेक्टिफायर दो किस्म के होते हैं, जो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे, यानी पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखेगा और नेगेटिव को पॉजिटिव में कर देगा, इसे बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब जो पॉजिटिव तो आगे दे दे मगर नेगेटिव रोक दे, इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन।
तो फुल वेव और हाफ वेव समझ गए? समझ गए। तो कौन सी डिवाइस की बात कर रहे हैं? रेक्टिफायर। अब फुल वेव और हाफ वेव मैंने बता दिया, ये भी पूछा जाता है। तीनों, तीसरा हो गया था ना हमारा। आई थिंक मुझे क्या लग रहा है कि हम एक मिस कर गए। नहीं नहीं, मिस नहीं करा, सही है। अच्छा, चौथा हो गया हमारा। पांचवा। अब पांचवा एक न्यूमेरिकल टाइप है, तो उसके लिए हम अपनी शीट को खोल लेंगे, उस शीट के ऊपर हम इसे डन करेंगे। ये लो, नजर आ रहा होगा आई होप, ठीक है। अब देखो कहने वाले क्या कहते हैं। कहने वाले कहते हैं अ पीस ऑफ वायर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक वायर था, ये रहा आपके पास एक वायर। अच्छा नहीं बना ना? अच्छा बनाता है। ये रहा आपके पास एक वायर, अब अच्छा बन रहा है। अब एआई आ गया, अब आप अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच रहे हो ना तो वो सीधी हो जाती है। अब इस वायर को, अ पीस ऑफ वायर, एक वायर का पीस था, 4 इक्वल हिस्सों में कट कर दिया। ठीक है, ये एक हिस्सा हो गया, ये 2 हिस्सा हो गया, ये तीसरा हिस्सा हो गया, ये चौथा हिस्सा हो गया। ठीक है, ये 1 2 3 4 हो गया। एंड पीस आर बंडल्ड टुगेदर साइड बाय साइड। अब इसे बंडल कर दिया, यानी मिला दिया, बंडल बना दिया इसका। फ्रॉम द थिकनेस, थिकर वायर कंपेयर टू द ओरिजिनल। देखो भाई, थिकर कर दिया, ऐसे हमने ऐसे कर दिया, मिला दिया। ठीक है, इस तरह वायरों को आपस में मिला दिया तो बड़ा वायर बन जाएगा ना मेरे पास। जो 4 पीस काटे थे हमने उनको आपस में मिला दिया। अक्सर कहते हैं ना, एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, बहुत सारियों को तोड़ना मुश्किल, तो हमने यहाँ भी यही किया। अब पूछ रहे रेजिस्टेंस को क्या होगा मेरा बच्चा, रेजिस्टेंस को क्या होगा, रेजिस्टेंस को क्या होगा। अच्छा देखो, सेम तो नहीं रहेगी भाई, अब 4 वायर हो गए ना आपके पास, एक तो नहीं रहा। अब यहाँ जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या कहते हैं, 1/r इक्विवेलेंट। ठीक है, ये पैरेलल के लिए जो है ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं पैरेलल कनेक्शन के लिए। जब भी आप वायर को काटोगे, समझ लो, जब भी एक वायर होगा उसको 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में, जितनों में भी काटो मसला नहीं है। ठीक है, आपने क्या कर दिया, r इज इक्वल टू r/4 कर दिया, 4 हिस्सों में उसी वायर को काट दिया है। तो अब क्या होगा, अब आप पैरेलल का फॉर्मूला यूज करोगे, सही है। ठीक है, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, सही है। अब 1/r इक्विवेलेंट। अच्छा, अब याद रखना R1, जो रेजिस्टेंस R1 की होगी वही R2 की भी होगी, वही R3 की भी होगी, वही R4 की भी आएगी। क्यों? क्योंकि एक ही वायर को काटा है ना मैंने 4 हिस्सों में, तो R/4 हो गया मेरे पास, सही है। तो R/4 प्लस R2/4 प्लस R/4 प्लस R/4। अच्छा, रेसिप्रोकल मारते हैं। देखो, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, R नीचे आ जाएगा, ऑब्वियस वाली बात है ना। चलो प्यारे बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा हमें इसे नीचे करना होगा समझने की खातिर। अच्छा, जगह अभी भी कम पड़ रही है। अच्छा, अब तो कोई इतना मसला नहीं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर देखते हैं, फाइनल क्या आएगा। 1/r इक्विवेलेंट। देखो इन्होंने भी ना रेशो में दिए हुए, तो देखो ऊपर वाले नंबर क्या हो जाएंगे, 4 + 4, सिंपल जो हम वो करते हैं एलसीएम लेते हैं, ये वही किया है। ऊपर वाले नंबर आपस में सारे ऐड हो जाएंगे और नीचे सिर्फ एक टाइम r लिख लेंगे। तो क्या आंसर आ रहा है, 16/r। तो सही कौन सा आ रहा है। अच्छा, इसको अगेन, अभी देखो हमारे पास क्या आया, अभी आप बोलोगे सर 16/r आ रहा है, हमें तो 16/r दिया हुआ ही नहीं है। अच्छा देखो, ये क्या दिया हुआ था, इक्विवेलेंट में दिया हुआ था ना। आप इसको रेसिप्रोकल कर दो तो क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी। तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/16 आ जाएगा। यानी सही जवाब क्या है, ये वाला सही जवाब है। देखो पूरा सोल्यूशन आपके सामने हुआ है। अब जिंदगी भर याद रखना, जब भी इस टाइप का एमसीक्यूज पूछ लिया जाए पेपर में, आपने इस तरह से उसे सॉल्व करना है।
ठीक है, रिमूव कर दिया। अच्छा 1 मिनट, सही। अच्छा, कह रहे हैं आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ कितना दिया हुआ है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर की, इज यूज टू फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, इमेज उल्टी बना रहा है, विच इज ट्वाइस एज लार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां पर ये पेपरों में भी हमारे पास ये न्यूमेरिकल टाइप आता था, वो हमें यहाँ पे लगा के करना है। अब मैं इसे समझाता हूँ कैसे करना है। देखो कह रहे हैं आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो लेंस का तो हमें कोई मसला नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ठीक है। ये फोकल लेंथ आ गई हमारे पास, ये फोकल लेंथ आ गई हमारे पास। अब उन्होंने क्या कहा, इस यूज टू फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, इमेज बना रहा है ये कन्वेक्स लेंस, ठीक है, इमेज बनाएगा, ठीक है, इमेज बनाएगा, विच इज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट। देखो फॉर एग्जाम्पल ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका ऑब्जेक्ट था, इमेज क्या बनी, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में डबल बनी है। इमेज क्या बनी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है, इमेज डबल बनी है, बड़ी बनी है। अच्छा अब देखो क्या करना है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पता करना है, यानी पी पता करना है कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था। इस डायग्राम में ऑब्जेक्ट रखना होता है ना, तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था ये हमने बताना है कि इमेज हमारे पास उल्टी और डबल बन गई। अच्छा फिर समझो, हमने ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पे रखा कॉन्वेक्स लेंस में कि इमेज जो है वो डबल बन गई है, बड़ी बनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। क्यू कहते हैं इमेज, ये जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्यू जो है वो हमारे पास इमेज है। अब एक बात बताओ मेरे भाइयों मेरे बहनों, ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या इन्होंने बताया कि आपके पास जो इमेज है वो 2p बनी है। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, पहले ये बताओ। बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं ये बात, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो डबल बना है। ऑब्जेक्ट क्या बना है हमारे पास, सॉरी इमेज क्या बनी है मेरे पास, डबल बनी है। तो मैं p इज इक्वल टू 2p लिख सकता हूं, क्योंकि जितनी आपके पास p होगी और इमेज उसका 2p बनेगी। चाहो तो 2p लिख लो या 2q लिख लो, ये आपके ऊपर होता है। सही है, तो अब इसे करते हैं। 1/f आपको दे दिया था इन्होंने 20 सेंटीमीटर, देखो ये रहा f 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अच्छा और इसके बाद इन्होंने 1/p प्लस 1/2p कर दिया। अच्छा अब पता कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। 1/20 तो 2p प्लस p, ये हो गया। देखो अब आप एलसीएम ले रहे हो, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 1 से, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि नीचे अलग अलग है ना, तो 2p का स्क्वायर हो गया। अब 2p 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगेन, क्योंकि यहाँ ये क्या हो रहा है, डिवाइड, यहाँ के मल्टीप्लाई, और ये यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, यहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो 20 इज इक्वल टू 3p। सही है, इसको इससे ये p का स्क्वायर है, इससे कैंसिल कर दो तो p का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10, है ना, 10 हो जाएगा आपके पास। एक p से एक p कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। अच्छा हाँ, यहाँ माइनस आएगा, सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है कि ये माइनस आएगा, क्योंकि इमेज उल्टी बनी है ना, तो इमेज जब उल्टी बनती है तो नेगेटिव में लेते हैं, वर्चुअल इमेज बनी है ना तो माइनस आएगा, तो ये 1p हो जाएगा, 2p नहीं होगा। बस ये एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको नहीं बताई। सही है, तो कितना आ गया p, एक p से एक p कैंसिल हो गया, तो कितना आया p इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखते हैं क्या 10 सेंटीमीटर हमारा जवाब आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखा कैसे आपके सामने निकाला, पूरी मैंने डाउट आपके क्लियर करके निकाला इसको आंसर। अच्छा, कलर ऑफ लाइट इज डिटर्मिनेंट बाय, कलर ऑफ लाइट कैसे डिटर्मिनेंट करते हैं, देखो
वेलोसिटी इन एयर से तो डिटर्मिनेट नहीं करेंगे हम, हमारे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वेवलेंथ से डिटर्मिनेट करते हैं। याद करो, आपको बताया जाता है कि यार रेड कलर की वेवलेंथ इतनी होती है, ब्लू कलर की वेवलेंथ इतनी होती है, येलो कलर की इतनी होती है। तो वेवलेंथ से कलर बता रहे होते हैं ना, तो कलर बताने में वेवलेंथ का बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो यहां वेवलेंथ जवाब आएगा। ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 2 डायोड 1 जंक्शन, 1 डायोड 2 जंक्शन, 1 डायोड या 2 जंक्शन। देखो ट्रांजिस्टर क्या कहलाता है, बीजेटी। ट्रांजिस्टर को कहा जाता है प्यार से, ट्रांजिस्टर को क्या प्यार से क्या कहा जाता है, यहां जगह आएगी बी, बीजेपी नहीं, बीजेटी। बीजेपी तो पता नहीं क्या चीज है। बी, बी का मतलब बाय पोलर, ठीक है। अभी मैं बताता हूं क्यों कह रहा है। जंक्शन ट्रांजिस्टर, बी का मतलब बाय, ठीक है, बाय पोलर, बायपोलर मतलब ये पूरा बन के बायपोलर, फिर ये जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब ये होता कैसे, इसके अंदर आपके पास होते हैं 2 डायोड होते हैं, एन पी एन, या इसको पी एन पी भी कर सकते हो, पी एन पी, ठीक है। तो डायोड कितने हुए, डायोड हमारे पास 2 हुए, ठीक है। डायोड कितने हुए, 2 हुए, लेकिन जंक्शन हमारे पास एक नहीं होता, तो ये वाला गलत है। जंक्शन कितने होते हैं, यहां पर एक जंक्शन होता है पीएन जंक्शन, और एक यहां पर पीएन जंक्शन होता है। तो हमारे पास जंक्शन कितने होते हैं, 2 जंक्शन होते हैं, तो ये वाला सही है हमारे पास। अब तो देखो 1 डायोड तो नहीं है, डायोड तो 2 है ना, डायोड तो 2 है, डायोड मैंने बताया ना, डायोड 2 से ज्यादा है या 2 है, तो ये तो नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। तो 2 जंक्शन है, नजर आ रहा है, पीएनपी एनपीएन, तो इसीलिए इसे कहा जाता है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। फिजिकल क्वांटिटी टेंड टू रोटेट अ बॉडी, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो रोटेट करा रही होती है बॉडी को, नन ऑफ देन अबव, टॉर्क। टार्क, कुछ लोग इसे टार्क भी कह रहे होते हैं प्यार से, टॉर्क सही है। टॉर्क वो क्वांटिटी है जो रोटेट कराने में काम आ रही होती है। When image of distance object is formed in front of retina of eye, abnormality of eye is, ये आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आंख की कमजोरी के बता रहे थे। देखो मैंने चश्मा क्यों लगाया, मेरी आंख उतनी अच्छी तरह से नहीं देख पा रही जितने अच्छी तरीके से देखना चाहिए, मुझे चीज़ें क्लियर नजर नहीं आ रही, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये हर 2 में से 3 लोग तो 3 में से 2 लोग, 1 लोग तो लगाए हुए ही होते हैं चश्मा, तो इसे कभी बीमारी नहीं समझना चाहिए और ना कमजोरी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कर सकते हैं हम जो आम नॉर्मल लोग सब करते हैं। When image of distance object is formed in front of retina of eye, in front of retina बन रही है इमेज, तो इसे हम क्या कहेंगे, याद रखना इन फ्रंट का मतलब यहां पर इस्तेमाल हुआ है, तो इस बीमारी को कहेंगे, देखो मायोपिया, सब एक जैसे ही लग रहे हैं, ठीक है। तो इस बीमारी को हम कहेंगे मायोपिया। इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन जाए तो क्या कहलाते हैं, मायोपिया, ठीक है। अच्छा ये तो सिंपल आपको फॉर्मूला बताना है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सिलेशन सिंपल पेंडुलम, देखो पेंडुलम में फॉर्मूला ये देखो, सबसे पहले तो किसका, फ्रीक्वेंसी का पूछा। देखो सबसे पहले याद रखना टाइम का फॉर्मूला अलग होता है, फ्रीक्वेंसी का अलग होता है, लेकिन लगते एक जैसे होते अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है ना उसमें 2 पाई याद रख लो, डिनोमिनेटर में आता है, हमेशा याद रखना। देखो टाइम का जो फॉर्मूला है ना उसमें 2 पाई न्यूमरेटर में आता है और फ्रीक्वेंसी में डिनोमिनेटर में आता है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि फ्रीक्वेंसी का बोला है, टाइम का नहीं बोला, सही है फॉर्मूला। आप एक काम करो, एक मिनट, सही है। तो आप एक काम करो, आप याद रख लो टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला। टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला होता है L/G। अब इसी को उल्टा कर दो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/T ना, तो इसी फॉर्मूले को रेसिप्रोकल कर दो, तो G/L, ये सही फॉर्मूला है। समझे मेरी बात, डी इसका सही जवाब है। अब ये रेसिप्रोकल करना तो कोई मुश्किल नहीं है ना। अच्छा, 2 kg मास ऑफ सब्सटेंस विद अ इनिशियल वेलोसिटी,
विथ अ फोर्स 1 सेकेंड, देन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कह रहे हैं, जब भी कोई चीज़ निकालने के लिए कहें सबसे पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए, वरना फॉर्मूला नहीं आएगा तो फिर तो कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो कोई मसला हल नहीं होना। हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ मेरे पास m मौजूद है, यहाँ मेरे पास वेलोसिटी मौजूद है। अब बच्चे को पता है परेशान क्या चीज़ करेगी, सेकेंड। देखो यार फॉर्मूले में सेकेंड चाहिए ही नहीं, जब फॉर्मूले में सेकेंड चाहिए ही नहीं तो मैं फॉर्मूले में सेकेंड क्यों घुसेड़ूंगा। तो मैं सिंपल काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करता हूँ। हाफ एम क्या है 2, वेलोसिटी क्या है 1 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 1 जाउल। आंसर क्या आ गया 1 जाउल। समझ गया बच्चों, मेरे बच्चों समझ जाओ जल्दी से बात को, ठीक है। अच्छा अब नीचे वाला एमसीक्यू समझते हैं। कितना टाइम हो गया मैं पढ़ाते हुए। असल में ना मैं खुद चाहता हूँ कि लेक्चर हमारा बड़ा हो, लेकिन मैं बड़ा लेक्चर अपलोड नहीं कर पाता क्योंकि इसको प्रोसेस करने में बहुत टाइम ले लेती है डिवाइस। इन स्टेशनरी वेव एक रुकी हुई वेव है। अच्छा स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ नहीं होता, मैं थोड़ा बता देता हूँ, डायरेक्ट मैंने उसके मतलब ही बता दिया आपको। देखो स्टेशनरी वेव कब बनेगी आपके पास, ये आ गया आपके पास आपका टाइम, ये आ गया आपका वेवलेंथ, सही, सॉरी वेवलेंथ नहीं आ गया, ये आपका एम्पलीट्यूड आ गया, डिस्टेंस आ गया, एक्स कह लेते हैं। अब देखो हमारे पास ये इस तरह से बनती है वेव। अब जब इस वेव के सामने में कोई दीवार खड़ी कर दूं तो क्या होगा, वेव आगे जा पाएगी, वेव आगे नहीं जा पाएगी, तो ये इस दीवार से टकरा कर वेव वापस आ जाएगी, इस तरह से वापस आ जाएगी। इसी वेव को बोलते हैं स्टेशनरी। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हो, रस्सी को मारो, दीवार से टकरा कर रस्सी वापस आएगी आपके पास, इसी को बोलते हैं स्टेशनरी वेव। अच्छा ये एक्सपेरिमेंट पढ़ाए भी जाते हैं। अब नोड और एंटी नोड समझना होगा। जहां पर डिस्टेंस मैक्सिमम आ रहा है इसे हम बोलते हैं नोट वेव में, और जहां पर मिनिमम आ रहा है अनोट नहीं नोट, इसे बोलते हैं एंटी नोट, ठीक है। अब एडजेसेंट एंटी नोट, एक एंटी नोट ये रहा, सॉरी एक एंटी नोट ये रहा, एक एंटी नोट ये रहा, तो एक एंटी नोट से दूसरे एंटी नोट तक का डिस्टेंस कितना होगा ये आप लोगों ने जो है वो बताना है। देखो एक नोट से लेकर हाँ सही है, आधी वेव हो गई ना। देखो ना यहां से मैं चला, यहां से मैं चला, तो ये आपके पास आएगा लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 आएगा आपके पास, ठीक है। एक एंटी नोट से लेकर दूसरे एंटी नोट तक का डिस्टेंस जो आएगा वो लैम्डा बाय 2 का आपके पास आएगा, लैम्डा बाय 2, सही है। ये समझ में आ गया ना क्या बोलना चाह रहा था मैं, कि देखो अब वेवलेंथ कब बनेगी, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ये वेवलेंथ हो जाती है। अब आप देखो ना ये जो मैं ले रहा हूं, देखो यहां से लेकर यहां तक, तो एक नोट से लेकर दूसरे नोट तक का डिस्टेंस हाफ होता है। एक नोट से लेकर, ये एक ही वेव है, अगर एक ही वेव की बात करूंगा ना तो ये भी वेवलेंथ बनेगी, ये भी वेवलेंथ बनेगी। लेकिन अगर मैं इसके एक दूसरे की बात करूंगा, स्टेशनरी वेव में बात करूंगा, तो ये हाफ हो जाता है डिस्टेंस, सही है। इसकी बात कर रहा हूं, हाफ हो जाता है ये, सही है। थोड़ा सा ना मैं क्लियर करता हूं, ये क्लियर नहीं हुआ होगा आप लोगों को। देखो ये मेरे पास एक वेव आ गई, ये नोड है, ये दूसरा नोड है। अब अगर मैं एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक का डिस्टेंस कहूं तो ये तो लैम्डा होगा, सही है। मगर जब वेव स्टेशनरी हो जाती है तो क्या होता है, दूसरा, तो उसमें दूसरा सिग्नल भी आता है, दूसरी वेव भी आती है। तो अब ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, तो एक वेव और दूसरे वेव के दरमियान जो होगी वेवलेंथ वो हाफ हो जाएगी। ये बताना चाह रहा था मैं। उस वक्त शायद वो समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब समझ में आ गया होगा। तो जब सिर्फ एक ही सिग्नल है तो वो लैम्डा है, लेकिन जब दूसरा सिग्नल भी आ गया तो फिर वो हाफ आ रहा है। इसका हमारे पास है बी, 13 का बी। देखते हैं 13 का बी है या नहीं, क्योंकि इसकी आंसर के नीचे दी हुई है। हाँ देखो 13 का बी है, यहाँ ए लिखा हुआ है लेकिन ए नहीं आएगा, बी आएगा,
सही है, ए वहाँ गलत है, बुक में गलत है, आप ये गूगल भी करोगे तो ये आपको बी ही मिलेगा। अच्छा, हम सब जानते हैं न्यूटन की जो करपस्कल थ्योरी है वो लाइट की वेव नेचर को बताती है। न्यूटन की जो करपस्कल थ्योरी है वो लाइट की वेव नेचर को बताती है, सॉरी पार्टिकल नेचर को बताती है। न्यूटन करपस्कल थ्योरी ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन बेस ऑन, तो ये पार्टिकल नेचर को बताती है। हाइगन की जो थ्योरी है वो वेव नेचर को बताती है। न्यूटन की जो करपस्कल थ्योरी है वो पार्टिकल नेचर को बताती है। अब इसमें हो क्या रहा होता है इस थ्योरी के अंदर, इसमें हो रहा होता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट होती है। व्हेन एटम इज नेगेटिवली चार्ज, जब एक एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाता है तो वो क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एटम है आपके पास, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, इस एटम पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, मतलब इस समझ लो एन है और इस पे मैं नेगेटिव चार्ज लगा रहा हूं। तो नेगेटिव चार्ज लगाने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लिया है या दिया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है या इलेक्ट्रॉन लूज किया है। बेशक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इट गेन इलेक्ट्रॉन, बल्कि सॉरी इट गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, इफ पीडी ऑफ कैपेसिटर इज रिड्यूस टू हाफ द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर विल बी। अब सब कोई मसला नहीं है, आपको सिंपल फॉर्मूला आना चाहिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं सही तरीके से। देखो भाई, ये आपका कैपेसिटर है, पीडी का मतलब होता है, पीडी लिख लो पहले, तो पीडी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखते हो, ऑब्वियस है, वी से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब प्लेट है आपके पास, कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर आ गया आपके पास। ठीक है, इस तरह की बिल्कुल बेसिक सी डायग्राम बना दी। अब सबसे पहले तो मुझे कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, क्योंकि वो एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो Q इज इक्वल टू हाफ, नहीं सॉरी Q नहीं आएगा, एक मिनट, E इज इक्वल टू हाफ Q और V का, सॉरी क्या हो गया, CV का स्क्वायर, ये आपके पास कैपेसिटर में एनर्जी का फॉर्मूला है। अब वोल्टेज क्या कह रहे हैं, वोल्टेज जो है वो आपके पास हाफ हुआ है ना, हाफ हो गया ना, चेंज आ गया वोल्टेज में। तो फॉर्मूले में क्या करोगे आप, हाफ की जगह क्या लगा दोगे, V की जगह क्या लगा दोगे, हाफ V। तो V 1/2 C 1V/4 और स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर आ गया। अब क्या करोगे, इस 1/4 को बाहर कर दोगे। अब अगेन वही दोबारा फॉर्मूला बन गया जो था, है ना, इसको जगह लग दो E है, ये सॉरी मैं V लिख रहा हूं, E है। ठीक है, ये E है, तो 4E। तो अगर आपके पास वोल्टेज क्या होता है, अगर आपके पास वोल्टेज 1/2 होता है, यानी वोल्टेज को हाफ करते हो, तो एनर्जी 4 टाइम कम हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 4 टाइम, 1/4 टाइम। ठीक है, देखो ये 1/4 लिखा हुआ है, तो 1/4 टाइम। थोड़ा बहुत घुमा के भी दे रहे हैं, रिड्यूस नहीं लिख देना कि वोल्टेज रिड्यूस आ रहा है, प्रॉपर सोल्व करना, जब जाके जवाब देना। अच्छा, अब देखते क्या कह रहे हैं। 17 आपको कह रहे हैं, ये प्रॉपर सॉल्व होगा। 200 वॉट टीवी आपके पास, मॉनिटर बन गया लेकिन टीवी समझ लेना, टीवी इस तरह का होता है। अब टीवी लग रहा होगा, सही है। अब ये टीवी है कितने वॉट का, वॉट किसका यूनिट है, पावर का, तो ये 200 वॉट का टीवी है, सही है। इस यूज्ड, ये टीवी 200 वॉट का है, कितनी देर यूज करी। अब आप अपने घर में जो अप्लायंसेस यूज होती हैं उनके यूनिट्स भी निकाल सकते हो। तो कितने टाइम इस टीवी को चलाया, 20 घंटे। कौन नहीं चलाएगा इतना घंटा, लॉन्च में लगा हुआ होगा तो चल सकता है 20 घंटा। चलाओगे भी तो घर वाले फौरन बंद करवा देंगे, खास तौर पे अम्मी बोलेंगी भाई जल्दी बंद करो, चलो शाबाश बहुत टीवी देख लिया। अब तो
पहले बोल दिया करते थे माँ बाप कि भाई टीवी बंद कर दो, अब तो मोबाइल ही चलाते रहते हैं, मोबाइल तो बंद ही नहीं होता, चलता ही रहता है। ऑप्शन ही ऐसा हो गया उसके अंदर, 24 घंटे ही चलता रहता है, 24 घंटे क्या महीनों तक चलता रहता है बगैर बंद हुए। काश मोबाइल में भी कोई ऐसा ऑप्शन आता है कि भाई सिर्फ काम के लिए यूज़ होता और जब काम नहीं होता तो उसे हम बंद कर देते, लेकिन ऐसा है नहीं। ऑफ अ कोर्स ऑफ वीक इफ इट इज यूज फॉर 4 वीक। अच्छा 4 वीक तक इस्तेमाल किया गया, आपको टाइम और भी दे दिया इन्होंने, कितने वीक तक इस्तेमाल हुआ है, 4 वीक, ये भी टाइम के लिए हमें यूज होगा। देन व्हाट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितना कॉस्ट लगेगी इलेक्ट्रिसिटी की, याद रखना इफ रेट, आपके पास रेट कितना दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, 5 रुपीज पर वॉट। समझ लो सही से इसको, सही से, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। 5 रुपीज किलो वॉट पर आवर, यानी अगर 1 वॉट इस्तेमाल करोगे 1 घंटे तक तो 5 रुपए आपका बिल आएगा। अब यहां पर हमने कितना यूज किया टीवी को, 20 घंटे, वो भी 4 वीक तक, तो अब कितना बिल आना चाहिए ये रुपीस में आपने बताना है। अब इसकी करते हैं कैलकुलेशन। अच्छा सबसे पहले तो टाइम निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम, सही है। हमारे पास कितना है, एक दिन तक कब तक चला है, एक दिन कब तक चला है, 20 घंटे चला है। वीक कितने हमारे पास, 4 वीक है हमारे पास। अच्छा अब सवाल उठता है कि हमारे पास ये कितना हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास। 1 वीक चल रहा है 20 घंटे मेरे ख्याल, नहीं समझे नहीं हम थोड़ा सा। 1 वीक चल रहा है 20 घंटे, 1 वीक चल रहा है कितना, 20 घंटे, तो 4 वीक कितना चला, हर वीक 20 घंटे चल रहा है ना, तो 20 80 घंटे ये टोटल हमारे पास चला। ठीक है ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे जो है वो अपने इसको किलोवाट में लाएंगे, क्योंकि ये किलोवाट में नहीं है। किलोवाट में लाना है ना, देखो जवाब किलोवाट में देना है तो हमें किलोवाट में लाना पड़ेगा। तो ये तो हमारा टाइम आ गया, सही है। तो टी हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, 80 आवर्स। अच्छा अब किलोवाट में लाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ऑब्वियस है। तो अब पावर हमारे पास किलोवाट में आ जाएगी, तो 0.2 किलोवाट, सही है। अच्छा अब हमें क्या करना होगा, अब आई थिंक 20 को डिवाइड करना होगा, 0.2 को डिवाइड करना होगा, नहीं पहले मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये देखो ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, किलोवाट आर है ना, किलोवाट आर, तो मल्टीप्लाई कर दो। किलोवाट कितना आया 0.20 और टाइम कितना आया 80, तो जवाब देख लेना कितना आएगा हमारे पास, किलोवाट आर। आई थिंक मेरे ख्याल से 16 आना चाहिए, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 80, हाँ 16 आ रहा है आपके पास, किलोवाट आर में 16 आ रहा है। अब इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई, बल्कि नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 रुपए से, है ना। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना जवाब आ रहा है, आई थिंक 80 आना चाहिए, 16 मल्टीप्लाई बाय 5, हाँ 80। तो 80 रुपये यूज होंगे, 80 रुपये का पड़ेगा आपको। अगर आप हर हफ्ता 20 घंटे टीवी चलाते हो तो 4 घंटे 80 रुपये के पड़ेंगे आपको, मतलब 4 वीक तक टीवी चलाने पे 80 रुपये बिल देना होगा आपको, वो भी हर वीक 20 घंटा। इससे ऊपर नीचे हुए तो फिर फर्क आ जाएगा। देखो सारा मैंने लिख दिया एक्सप्लेन करके, देख लेना। क्या लिखा हुआ है, चार्ज एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेन। जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आता है, फॉर एग्जांपल समझ लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, बेशक उसके ऊपर फोर्स तो लगेगी हमें, ये बात तो हमने पढ़ रखी है। अगर परपेंडिकुलर आ रहा है, याद रखना चार्ज और अगर मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो
चार्ज पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, हम ये पढ़ चुके हैं। तो चार्ज क्या गेन करेगा अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या दोनों। देखो यार मेरे ख्याल से तो दोनों ही इसे गेन करना चाहिए, मैं बल्कि नो एनर्जी, हाँ नो एनर्जी, नहीं नहीं एनर्जी नहीं आएगी, नो एनर्जी, कुछ एनर्जी गेन वो नहीं करेगा, सही है, क्योंकि वो फील्ड में आया है ना अपना। एक मिनट मेरा, मैं थोड़ा तरीके से बैठ जाऊं। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेटर, इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेटर की एग्जाम्पल कौन सी है, ट्रांसफर वेव, बैक एंड फोर्थ मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। मेरे ख्याल से तो इसमें होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या हो रहा होता है पहले तो ये देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। तो बैक एंड फोर्थ हो रहा है ना, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है फिर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, बैक एंड फोर्थ, सी सही जवाब है। अच्छा अब आगे चलते हैं। 19वां पढ़ा है ना हमने, हाँ। अब प्रोटॉन इंटर, देखो इसका जवाब दिया हुआ भी है, अब प्रोटॉन इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्शन ऑफ वेस्ट डायरेक्शन ड्रॉन देन फोर्स एक्टिंग प्रोटॉन इज डायरेक्टेड टू व्हाट, तो साउथ। अब देखो साउथ का मतलब क्या है, मैंने कहा था ना ये परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो एक प्रोटॉन है वो इंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, डायरेक्शन क्या होती है, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, देखो वेस्ट ईस्ट, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। प्रोटॉन किस किस डायरेक्शन से आया, वेस्ट की डायरेक्शन से आया है ना। तो अब ये होना क्या चाहिए, साउथ होना चाहिए है ना, डाउनवर्ड, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द, डाउनवर्ड आया मतलब यूं करके आया, तो साउथ की तरफ इस पे फोर्स लगेगी। बेसिकली इसको पूरी डायग्राम बनाकर ही आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेकिन मैंने जब लेक्चर दिया था तो मुझे याद है कि मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि कैसे प्रोटॉन जो है वो ऊपर नीचे की तरफ होगा। एट द एंड ऑफ कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल पढ़ा था ना, थर्मल एक्सपेंशन फिर कंप्रेशन वगैरह, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देखो हमने पढ़ा था कार्नोट साइकिल में जब पूरा साइकिल कंप्लीट होता है तो इंटरनल एनर्जी क्या नहीं होती, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। देखो याद रखना जब कार्नोट में पूरा साइकिल कंप्लीट होता है ना तो इंटरनल एनर्जी सेम रहती है, कार्नोट साइकिल की बात कर रहे हैं। अच्छा भाई चलो लाइट चली गई, तो थोड़ी देर तक ये रिकॉर्डिंग होगी हमारी, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। अभी तो यहाँ तो रिकॉर्डिंग होती रहेगी लेकिन ये हमारा बंद हो जाएगा, तो जब तक हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है हम रिकॉर्ड करेंगे और जब बंद हो जाएगी तो हम अलविदा कर लेंगे। तो वो कभी भी बंद हो सकता है हमारा पीसी, क्योंकि पीसी हमारा उसकी बैटरी थोड़ी डाउन हुई हुई है। अच्छा गर्मी लगना शुरू हो जाएगी अब। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम सब जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में इसमें बात हो रही होती है, सही। फोकल लेंथ, ये वही सवाल है जो हमने थोड़ी देर पहले अभी ऊपर किया है। इसका आंसर हमने कितना निकाला था, इसका आंसर हमने 10 निकाला था, 23 का बी, या 30 कह रहे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ 30 क्यों कह रहे हैं उसकी वजह बताता हूँ। देखो पीछे हमने जो सवाल किया था उसमें हमारे पास हमने इमेज क्या रखी थी, इरेक्ट रखी थी ना, इरेक्ट उल्टी, और वर्चुअल इमेज रखी थी। तो क्यों हमने क्या रखा था, पॉजिटिव नेगेटिव रख के सॉल्व किया ना। अब यहाँ इमेज क्या बन रही है, इमेज साइज 2 टाइम्स, इमेज यहाँ पर हम रियल कंसीडर करेंगे, ठीक है। जब हम इमेज को रियल कंसीडर करेंगे, इमेज रियल बन रही है, तो जब इमेज रियल बन रही है तो क्यू अब पॉजिटिव में हो जाएगा। तो पॉजिटिव में होने की वजह से आंसर 10 नहीं आएगा, आंसर 30 आएगा। करके देखना, वो जो हमने माइनस रखा था ना ऊपर वाले सवाल में उसे प्लस रखना, आपका 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके देखना 30 खुद ही आंसर आ जाएगा।
वन कंप्लीटेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन इज, एक साइकिल जब हमारा कंप्लीट होता है, मैं ज़रा समझाता हूँ कैसे। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। जब एक साइकिल हमारा कंप्लीट होता है, जब इस तरह से एक साइकिल हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है, जो मोशन हो रहा होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बेशक इसे हम रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, रेवोल्यूशन। अब देख लेते हैं, एन ऑक्सीलेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा होता है, और ऑक्सीलेशन में भी पूरा साइकिल ही कंसीडर करते हैं। तो यानी ये ऑल ऑफ द अबव डी है इसका सही जवाब। अच्छा ये करते हैं, गर्मी लगना शुरू हो गई। 900 cc ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड फ्रॉम, आपके पास एक आइडियल गैस है, ठीक है। अब आइडियल गैस की डेफिनेशन आप मुझे बताना कि क्या होती है, कि जो गैस लॉ ओबे करती है या नहीं करती, सही है। तो एक आइडियल गैस है आपके पास, 100 cc है, हीटेड। अच्छा इसको हीट किया जाता है। अब जब पता है आप किसी चीज़ को हीट करोगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक चीज़ है, ये गैस है, ये अभी 27 सेल्सियस पर है। ऑब्वियस है जब मैं इसे हीट करूँगा तो 327 यानी इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना, तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया। यहाँ हीट नहीं थी, यहाँ मैंने हीट किया, तो हीट करने से क्या होगा, टेम्परेचर ऑब्वियस से बढ़ने लगेगा। व्हाट विल बी द इनिशियल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, V1 आपने बताना है। अच्छा ये Cc जो है ना, ये वॉल्यूम है बेसिकली, V1 है आपके पास, सही। क्यूब पर सेंटीमीटर ये ऐसे ही होगा। अच्छा अब हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, V1 अपॉन T1, चार्ल्स लॉ है ना ये, V2 अपॉन T2, सही है। V2 बताना है आपने, तो V2 कैसे बताओगे, V1 T2 डिवाइडेड बाय T1। V1 कितना दिया हुआ है 100, देखो डाउन हो गया, बंद होने वाला है। T2 कितना दिया हुआ है आपको, T2 आपको दिया हुआ है 327, और T1 कितना दिया हुआ है आपको 27। तो इसको ज़रा कैलकुलेट कर देते हैं। अच्छा इसको कन्वर्ट भी करना है, इसको आई थिंक कन्वर्जन भी करेंगे, मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया, देख लेता हूँ सही आ रहा है या नहीं। वैसे सही तो नहीं आएगा आंसर, क्योंकि इसकी कन्वर्जन भी करनी है मुझे साथ साथ। बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि इसमें कन्वर्जन नहीं की मैंने, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो +273 और +273 कर लो, अब आंसर सही आएगा आपका, ठीक है। अच्छा +273 सिर्फ 327 के साथ करना, ठीक है, केल्विन में ले आना है ना, सेल्सियस में दिया हुआ है। तो 273 + 273 200 आंसर आएगा। याद रखना ये जो +273 है ये सिर्फ इसके साथ आएगा, 327 के साथ, तो 200 आपके पास 200 cc आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये बंद होने वाला है, अब बंद होने से मैं बचाने के लिए आपको MCQs दिखा रहा हूँ, ताकि आगे के MCQs आप खुद ट्राई करना, लेकिन मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। ये आपके पास MCQs चल रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बंद पर है, ये कभी भी 1-2 सेकंड में बंद हो जाएगा, फिर ये चालू नहीं होगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, ठीक है। ये मैंने सभी कराने थे आपको, लेकिन अब क्या करें, अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई। देख लें आप, लाइट जाने की वजह से पढ़ाई भी कितनी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। ये आ गया आपके पास, 25 और करने, तब तक हमारी वीडियो 1 घंटे की हुई होगी आई थिंक। ये कुछ 2 घंटे का मैंने रिकॉर्ड करना था लेक्चर, 2 से 3 घंटे का, हाँ ये 1 घंटे का हुआ ऑलमोस्ट। तो लेकिन अब ये रोकना पड़ेगा, यहीं पे 25 पे ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि मेरा PC बंद हो रहा है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इसका टेस्ट मैं बैच में दे दूँगा, जो हमारे पेड बैच है ना उसमें इसका टेस्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब ये है कि मेहनत करना ये ज़रूरी है कि भाई हम मेहनत करें, आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर बनाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड वगैरह लग जाएगा। तो डिजिटल बोर्ड के लग जाने से जो ये लेक्चर अभी थोड़े आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं, वैसे अब तो ये मसला हल हो गया होगा इंटरेस्टिंग ना होने का, क्योंकि देखो इसमें भी आपको समझ में आ रही है, मैं भी साइड में चल रहा हूँ। लेकिन जब ये डिजिटल बोर्ड लगेगा ना तो लेक्चर इंशाल्लाह मज़ीद इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, मज़ीद मज़ेदार हो जाएंगे, मज़ीद बात समझ आएगी आपको, और पूरा सिस्टम इंशाल्लाह मैं बिठा रहा हूँ। तो अगला जो साल है वो एम इंग्लिश सेंटर का साल है। यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो आप
आपको अभी थोड़ी देर में ना ये मैं ज़रा बैटरी का ऑप्शन दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको पता हो कि सर ये बात देखो आपका पास बैटरी का ऑप्शन आ रहा होगा। तो पावर मेरे पास 7% आ रही है, लाइट जा चुकी है तो मैं लगा नहीं सकता तार पसीना भी आना शुरू हो गया है। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।